तो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में। भले ही आप लोगों ने 1 से 2 बार पढ़ा है, लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे कुछ नया ही आपको जानने को मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बिना देखे जाइएगा नहीं। स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप भले ही एक बार पढ़े हैं लेकिन एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं क्लास को। लेकिन क्लास को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने पहले ही शामिल किया हुआ है। आइए सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेशनल पार्क के बारे में समझेंगे। जैसे कि बात करते हैं, कुछ जानवर होते हैं जिनका सोने का जो समय होता है अलग अलग होता है, यानी कि कुछ प्राणी होते हैं जिनके सोने का समय जो होता है अलग अलग होता है। आइए समझते हैं कि कौन सा प्राणी या कौन सा जानवर कितने घंटे सोते हैं। जैसा कि बात करते हैं गाय के बारे में बात करते हैं, तो गाय लगभग 4 घंटे सोती है। तो गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अजगर के बारे में बात करते हैं, तो अजगर लगभग 18 घंटे सोते हैं। तो अजगर कितने घंटे सोते हैं? तो 18 घंटे सोते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं जिराफ के बारे में भी हम बात करते हैं, तो जिराफ लगभग 2 घंटे सोते हैं। और जिराफ जो है सबसे कम सोने वाला प्राणी है, यानी सबसे कम सोने वाला जानवर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ली के बारे में बात करते हैं, तो बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2 प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न ये है कि हाथी कितने घंटे सोते हैं? हाथी कितने घंटे सोते हैं या सोती हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि स्लॉथ कितने घंटे सोते हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गाय के बारे में बात करते हैं तो गाय लगभग 4 घंटे सोती हैं। अजगर के बारे में बात करते हैं तो लगभग 18 घंटे सोते हैं। और जिराफ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 2 घंटे सोते हैं, और जो कि सबसे कम सोने वाला प्राणी है। और बिल्ली के बारे में बात करते हैं तो 18 घंटे बिल्ली सोती हैं। आइए अब समझते हैं नेशनल पार्क के बारे में। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो है जिम कॉर्बेट, जिसे राजा जी नेशनल पार्क के नाम से भी हम जानते थे। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नेम क्या है? राजा जी नेशनल पार्क था। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह भारत का कह सकते हैं सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में अवस्थित है। और उत्तराखंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के नीचे यदि आप आ जाते हैं और उत्तर प्रदेश के ऊपर चले जाते हैं, तो मैप में अगर आप देख रहे हो तो उत्तर प्रदेश के ऊपर और हिमाचल प्रदेश के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो बंगाल टाइगर थे वे कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी संख्या में कमी आ रही थी, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब उत्तराखंड में कहां पर यह अवस्थित है या स्थित है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर बाघों की जो आबादी है काफी ठीक ठाक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने क्या क्या जाना? एक तो पहली बात हमने ये जाना कि यह उत्तराखंड में अवस्थित है। और उत्तराखंड में कहाँ पर अवस्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई है तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका पुराना नेम क्या है? राजा जी नेशनल पार्क भी इसका पुराना नेम था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको तो भूलिएगा ही नहीं। अब आइए बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब आइए बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। कहने का मतलब ये है कि इसकी स्थापना तब की गई थी जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तभी इसकी स्थापना कर दी गई थी। और यह किस लिए जाना जाता है? तो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर रहते हैं, जो कि हमने आपको बता ही दिया है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में स्थित है। तो राजस्थान के नीचे यदि आप आ जाते हैं तो गुजरात आपको देखने मिल जाएगा। बिल्कुल आप पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखेंगे, जहाँ पर भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है गौरमोता, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो वो है गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, ये गुजरात में ही है। तो गुजरात में
ये भी है गिर राष्ट्रीय उद्यान भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो पहली बात ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह किस लिए जाना जाता है, तो एशियाई शेर बब्बर के लिए या एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और इसमें यह बाघों की कह सकते सॉरी ये शेरों की सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करता है, इसको भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी चीजें 3 से 4 बातें तो याद रखिए। कहाँ पर अवस्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। तो हमने आपको क्या बताया, फिर से एक बार, ठीक है, कुछ लोग भूल जाते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में। स्थापना कब की गई, 1913 में। तीसरी बात क्या याद रखना है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, जो कि आप जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री आदित्य योगी नाथ जी हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कई बार ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं। और इसके बारे में और भी कुछ यदि आपको याद हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ के राज्यपाल कौन है, राम नाईक है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व समृद्ध जैव विविधता डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र अगर कोई है तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस लिए जाना जाता है या किस लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो बाघों और बारहसिंघा के लिए यह प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं कंचनजंगा के बारे में। काफी ज्यादा ये पूछा जाता रहता है कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। और 17 जुलाई 2016 को क्या किया गया, विश्व विरासत के सूची में इसे शामिल कर दिया गया। तो विश्व विरासत के सूची में इसे शामिल कब किया गया, तो 17 जुलाई 2016 को शामिल किया गया। ठीक है, यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ पर तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है, जो कि कंचनजंगा है। ध्यान रखिएगा, यह भारत का सबसे पहला विरासत स्थल है। तो 17 जुलाई 2016 को इसे विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत ऊंची चोटी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। और इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, 17 जुलाई 2016 को। और यह भारत का पहला विरासत स्थल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वो है कंचनजंगा ही है। अब सिक्किम आपको कहाँ मिलेगा, देखिए सिक्किम आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपको भारत का मैप आता है तो इधर आप देखेंगे आपको नेपाल मिलेगा, इधर आप देखेंगे आपको भूटान मिलेगा, ऊपर आप देखेंगे तो आपको चाइना मिलेगा। तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको 3 देशों ने घेर कर रखा हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो आपको नेपाल मिल रहा है, और इधर आप देख रहे हैं तो चाइना मिल रहा है, इधर आप देख रहे हैं तो भूटान। तो 3 देशों ने सिक्किम को घेर कर रखा हुआ है। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों, गंगटोक है। और इसके बारे में एक और बातें ध्यान रखिएगा, यह भारत का पहला जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका है सिक्किम ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाता है तो आप लक्षद्वीप को बताइएगा, अगर राज्य में पूछा जाता है तो आप सिक्किम को बताइएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना तब हुई थी जब भारत देश आजाद हो गया था, यानी कि 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। यह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, यह स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाचीगाम का अर्थ क्या हो जाता है, कई बार एक साधारण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया दाचीगाम का क्या अर्थ होता है, तो आप बता दीजिएगा। दाचीगाम का अर्थ है 10 गांव। यह उद्यान जो है हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए जाना जाता है, हंगुल मृग के लिए जाना जाता है या कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल और केवल हंगुल मृग और कश्मीरी हिरण ही नहीं पाए जाते, बल्कि अन्य जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं तेंदुआ के बारे में बात करते हैं, हिम तेंदुआ के बारे में बात करते हैं, काला भालू के बारे में बात करते हैं, और भूरा भालू के बारे में बात करते हैं, और जंगली बिल्ली के बारे में बात करते हैं, हिमालयी मार्मोट के बारे में बात करते हैं, कस्तूरी मृग के बारे में बात करते हैं,
लाल लोमड़ी के बारे में बात करते हैं और सुनहरे चील के बारे में बात करते हैं। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हिम तेंदुआ, काला भालू और भूरा भालू, यहाँ ये ध्यान रखिएगा। काला भालू तो मान लो कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन भूरा भालू कुछ विशेष जगहों पर ही मिलते हैं। जंगली बिल्ली की बात करते हैं और हिमालयी मारमोट के बारे में बात करते हैं, कस्तूरी मृग के बारे में बात करते हैं, लाल लोमड़ी के बारे में बात करते हैं, सुनहरे चील के बारे में बात करते हैं। तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में ही ये मिलेंगे हमें। और उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हिमालयी नम, जो कि शीतोष्ण सदाबहार वाले यहाँ पेड़ पाए जाते हैं, और पर्णपाती वाले वन और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और एक तरीके से ओक वृक्ष भी पाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शाहबलूत जिसे कहा जाता है, शाहबलूत जिसे कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में और जम्मू कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। और लगभग अगर देखा जाए तो दाची गांव का अर्थ हो जाता है 10 गांव हो जाता। और यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग और कश्मीरी हिरन के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पाए जाने वाले अन्य जंतु कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो तेंदुआ हो सकता है, हिम तेंदुआ हो सकता है, और काला भालू, भूरा भालू और जंगली बिल्ली और हिमालयी मारमोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, सुनहरे चील, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें एक तरीके से जो मुख्य बातें आप पेड़ों में याद रखिएगा, ओक वृक्ष अगर कहीं पर पाया जाता है या देवदार वृक्ष कहीं पर पाए जाते हैं तो यहीं पर पाए जाते हैं देवदार और चीड़ वगैरह। अब आइए बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी आपने केवल दुधवा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना था, लेकिन चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1957 में इसकी स्थापना की गई, जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान लागू हो जाता है। तो उसके 7 साल बाद अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना कर दी जाती है। इसको याद करने की ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई? 1957 में की गई। और यह किस लिए जाना जाता है? तो एक तरीके से एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। या इसकी किस लिए स्थापना की गई थी? तो एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहाँ कौन से और जंतु पाए जाते हैं? तो शाही गाय जो होती है शायद वो पाई जाती हैं, और काले हिरन की बात करते हैं, चीतल की बात करते हैं, जंगली सुअर की बात करते हैं, सांभर की बात करते हैं, नील गाय के बारे में बात करते हैं, और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि भारतीय चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब आप सोच रहे हैं मैप में उत्तर प्रदेश को कहाँ ढूंढूं? कहीं मत ढूंढिए, आप नेपाल के नीचे आ जाइए और उत्तराखंड के नीचे आ जाइए, आपको मिल जाएगा। और बिहार के बगल आप देख लीजिए, बिहार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश मैप में। एक बार मैप को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचते चलिए, इमेजिनेशन करते चलिए, आपको याद होते जाएगा। जैसे कि सिक्किम वाला हमने आपको बताया था, कंचनजंगा याद कर लीजिए। जैसे हमने आपको बताया था दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ही है, और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति के भी जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो घड़ियाल भी पाए जाते हैं दोस्तों, और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति वाले भी जीव पाए जाते हैं। कहाँ पर? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको 2 से 3 बातें तो याद ही रखना चाहिए। एक तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1957 में। या किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? इसकी किस लिए स्थापना की गई थी? एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। यहाँ अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे काले हिरन, शाही, चीतल और जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा। भारतीय चिंकारा को याद रखिएगा, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय चिंकारा पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एक तरीके से चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आइए बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने आपको बताया था जिम कॉर्बेट के बारे में, जो राजा जी नेशनल पार्क के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो दोस्तों वो कहाँ पर था? उत्तराखंड में ही था, और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित था। अभी हमने आपको समझाया था यह स्थित है। और अब मैं आपको फिर बताने चल रहा हूँ, उत्तराखंड का एक और नेशनल पार्क है, वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर स्थित है। तो कहाँ पर यह स्थित है नंदा देवी? नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो नंदा देवी की चोटी पर ही स्थित है। अब आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंदा देवी चोटी की कितनी ऊंचाई है, यानी कि कितना मीटर ऊंची है? तो 7,816 मीटर ऊंची है। और इसे भी 1988 में क्या किया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था कब? इसे 1988 में इसको शामिल किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, नंदा देवी में क्या क्या चीजें, किस लिए यह प्रसिद्ध है? तो हिमालयन कस्तूरी मृग, ध्यान रखिएगा। दाची गांव में जो है वो अलग, वो उसका नाम है कस्तूरी मृग, और जो नंदा देवी में पाए जाएंगे मृग यानी कि हिरन, वो हिमालयन कस्तूरी मृग के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हिमालयन कस्तूरी मृग पूछा जाता है तो आप नंदा देवी को लगाइएगा। अगर केवल कस्तूरी मृग पूछा जाता है तो आप क्या बताइएगा, क्या लगाइएगा? दाची गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कस्तूरी मृग के, हिमालयन कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, हिमालयी पक्षी के लिए जाना जाता है, और गोरल के लिए जाना जाता है, और हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1988 में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालयन कस्तूरी मृग के लिए, गोरल के लिए और हिम तेंदुआ के लिए। और यह स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड के कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी की चोटी पर स्थित है। और नंदा देवी चोटी कितनी मीटर ऊंची है? तो 7,816 मीटर ऊंची है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में। सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही सुंदरवन नेशनल पार्क आ जाता है वैसे हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की ही बात की जा रही होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन के क्षेत्र अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। यहाँ विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। तो विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं, और इसी पर एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यह क्षेत्र जो है मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षित क्षेत्र है। और इसे कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में? तो इसे घोषित किया गया था 4 मई 1984 को इसको घोषित किया गया था। तो इसे कब घोषित किया गया था? 4 मई 1984 को। इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1984 के ही आसपास है। डेट मुझे पूरा एक्यूरेट डेट नहीं याद है, लेकिन सन मुझे याद है। 1984 में गांधी जी के, इंदिरा गांधी के जो गनर होते हैं दोस्तों, उनके जो खुद के गनर होते हैं, उन्होंने क्या कर दिया था? इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, कि सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए। विश्व के में सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव वन कहीं पाए जाते हैं तो सुंदरवन नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। यह एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। और यह मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन और एक तरीके से रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और यह सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अच्छा, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना है आपको कि इसे कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था? 4 मई 1984 को। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कर्नाटक के बारे में आ जाते हैं। कर्नाटक आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कई बार इसको जो बांदीपुर नाम के लोग सोचते हैं कि उत्तर भारत में मिलेगा, नहीं,
अगर आप तुक्का लगाएंगे तो तुक्का नहीं लगेगा। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है या बेंगलुरु है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है और जिसे नीलगिरी जीवमंडल के रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और इसे नीलगिरी जीवमंडल के नाम से या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना तब की गई थी जब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, कहने का मतलब ये है कि जब पहली बार टाइगर को लेकर हम सक्रिय होते हैं कि हमें संरक्षित करना है 1973 में, तभी इसकी स्थापना की जाती है या किया जाता है। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर है या जीवमंडल है। ठीक है, जीवमंडल रिजर्व है और इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में, जब पहली बार हम टाइगर को लेकर सक्रिय हुए थे तब इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें 2-3 और बातें हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक तो पश्चिमी घाट के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 8 ताप स्थलों में से एक माना जाता है, यानी कि 8 हॉट स्पॉट हमारे देश में है, विश्व में है। और एक ये भी है, पश्चिमी घाट भी है टॉप, जो एक तरीके से टॉप हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में। और इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल में के सूची में शामिल किया गया। तो इसे कब शामिल किया गया? 2012 में शामिल किया गया, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट के बारे में भी ध्यान रखिएगा और एक तरीके से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी ध्यान रखिएगा। जो लोग एक बार पढ़ रहे हैं वे एक बार और क्या करेंगे? जरूर रिवीजन कर लेंगे। मतलब एक तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार वे दोबारा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सी स्पीड बढ़ाकर। अभी नहीं, जैसे आज देख ले रहे हैं तो 3-4 दिन बाद एक बार फिर देख लेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें सब कुछ याद हो जाएगा, फिर दोबारा याद करने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ेगी। और बाकी वीडियो को थोड़ा सा अपने किसी व्हाट्सएप पर सेव करते चलिए। जैसे कोई वीडियो है, आपको लगता है कि इस वीडियो को मुझे रिवीजन करना चाहिए तो उसको शेयर करके रख लीजिए। ठीक है, वैसे तो प्लेलिस्ट हमने बनाया ही हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार इसको और रिवीजन करना है जल्दी में, तो इसको किसी व्हाट्सएप पर, किसी ऐसे जगह पर आप संरक्षित कर लीजिए, या किसी टेलीग्राम चैनल आपका हो या टेलीग्राम के नाम आप बनाए हो तो उस पर आप संरक्षित कर लीजिए। और पेपर के पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले आप क्या करिएगा? किताब बंद कर लीजिएगा और बस सारी वीडियो हमारी देखना शुरू कर दीजिएगा। 3-4 दिन पूरा अच्छे से देखिएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद आप पेपर देने जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। और असम कहाँ पर है? तो 7 सिस्टर का एक राज्य है असम, इस बात को ध्यान रखिएगा। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे अधिक आबादी अगर किसी की है तो वो है, मतलब सबसे ज्यादा आबादी गैंडे की है तो कहीं पर, तो वो है असम के काजीरंगा में ही है। इसे अगर देखा जाए तो इस राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और कब किया गया? 1985 में किया गया। 1985 में क्या किया गया? इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। और इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। तो कई बार ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल या साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो असम में है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो आपको यही बताना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही बताना है। और इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची में इसे कब शामिल किया गया? तो 1985 में इसे शामिल किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क के बारे में। अगला नेशनल पार्क जो है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नेशनल पार्क क्या है दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश आपको कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान के बगल आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा। थोड़ा से मैप को देखते रहिए, 1-2 बार मैप को थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। जब 1-2 बार आप मैप का अध्ययन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा वो चीज़ें वहाँ पर है, वो चीज़ें वहाँ पर है। ठीक है, ऐसे याद करने में आपको काफ़ी परेशानियाँ हो रही होंगी, जबकि हमने आपको मैप पढ़ा भी दिया है। जो लोग यूट्यूब पर हैं उनको मैं बहुत जल्दी ही मैप सिखाने वाला हूँ। चलिए अब आइए बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी मुख्य विशेषता ये है दोस्तों
कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक यही है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी या इसे कब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था? तो 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। यह किस लिए जाना जाता है? तो यह बाघों के लिए जाना जाता है, यानी कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 3 बातें याद रखनी है कम से कम। एक तो पहली बात आपको याद रखना है कि अगर मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसे कब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? तो 1968 में घोषित किया गया। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब आइए बात करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, यदि आपको क्लासेस अच्छे लग रही हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर हमें क्लियर हो रहा है, भले ही क्लासेस लंबी कितनी ही क्यों ना जाए। अब आपकी एसएसटी की पहली क्लास कल है संडे। कल संडे को एसएसटी की पहली क्लास आने वाली है, वो भी हिस्ट्री की क्लास आने वाली है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एसएसटी यानी सेकंड पेपर को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप मेरी वीडियो को ही देखिए 1 से 2 बार, निश्चित तौर पर आप 1 बार 2 बार देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लीजिए। आपको खुद में पता चल जाएगा कि वाकई में जो प्रवीण सर बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्या करिएगा, एक बार वीडियो को देखिएगा पूरी क्लास को, कल जो एसएसटी की क्लास होगी, और उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को कीजिएगा। लेकिन हाँ, जहां से लेकर जितनी दूर तक मैं पढ़ा रहा हूं उतनी दूर तक ही क्वेश्चन को आपको सर्च करना है। नहीं पता लगा मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया और आप गौतम बुद्ध वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको नहीं आएगा, फिर वहां पर आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब घोषित किया गया वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में? तो 1955 में इसे स्थापित किया गया था या घोषित किया गया था। तो 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। यह राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको जरूर याद रखिएगा। यह कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पहली बार बाघ परियोजना 1973 से 74 के बीच में शुरू की गई, तो रणथंभौर में ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। एक तो पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर बाघ परियोजना है। और दूसरी याद रखिएगा सरिस्का, और तीसरी याद रखिएगा सरिस्का मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और पहली याद रखिएगा रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, और तीसरी जो है 2013 में जिसे बनाया गया मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, जो कि कोटा झालवाड़ा में आरंभ की गई थी या यहाँ पर स्थित है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है या बाघ परियोजनाएं हैं। एक तो पहली है रणथंभौर, और दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तीनों को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के कहाँ पर अवस्थित है? तो रणथंभौर जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर में अवस्थित है या स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो रणथंभौर है राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। और इसे कब घोषित किया गया था? तो 1955 में इसे घोषित किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर जिले में स्थित है और राज्य का तीसरी बाघ परियोजना है, जिसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था मुकुंदरा हिल्स को। चलिए, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट अभ्यारण्य के बारे में। नेक्स्ट अभ्यारण्य है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान।
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया है। तो केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे किस रूप में घोषित किया गया है, तो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। और कब इसे घोषित किया गया, तो 1956 में इसे घोषित किया गया। और इसे भी अगर देखा जाए तो 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ राजस्थान की नम भूमि भी है, नम भूमि मतलब आर्द्र भूमि है, ठीक है, वेटलैंड है। और इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट में इसे घोषित किया गया है। तो रामसर साइट में इसे घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, तो 1 अक्टूबर 1981 को। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसे, इस अभ्यारण्य को, केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसकी एक मुख्य विशेषता ध्यान रखिएगा, यह साइबेरियन क्रेन या सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है, जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो है साइबेरियन सारस के लिए या क्रेन के लिए जाना जाता है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में स्थित है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कहाँ पर स्थित है, अभी तक नहीं बताया गया, जो कि पहले ही मैंने बता दिया था जब यहाँ पर राजस्थान की नम भूमि के बारे में आपको बता रहा था, आर्द्र भूमि के बारे में, तभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तभी एक तरीके से अंतर्निहित बात थी इसमें। तो केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या ध्यान रखना है कि यह पक्षी अभ्यारण्य है। इसे कब घोषित किया गया, तो 1956 में घोषित किया गया था पक्षी अभ्यारण्य के रूप में। और यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1985 में। और यह राजस्थान की नम भूमि है या आर्द्र भूमि है, जिसे 1981 में रामसर साइट में घोषित किया गया। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है और साइबेरियन क्रेन के लिए या सारस के लिए जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और 2014 में इसे क्या किया गया, विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया। तो 2014 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नेम क्या है और कहां पर है। तो देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नेम है साउथ बटन है, जो कि कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पार्क हेमिस है या हिमिस है, दोनों ही एक ही बातें हैं, जो कि कहां पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर अवस्थित है, तो लद्दाख में है। और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लद्दाख की बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है, तो लद्दाख की बॉर्डर शेयर होती है अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ अगर देखा जाए तो शेयर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं पर है तो वो है कहां पर है, मध्य प्रदेश में। एक और बातें ध्यान रखिएगा, जो कूनो नेशनल पार्क है दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। कूनो नेशनल पार्क जिसे 2018 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसका एनवायरनमेंट अभी तैयार किया गया बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें हमने अफ्रीका से, यानी कि मोदी जी ने अफ्रीका से 8 बाघों को मंगवाया, जिसमें से 5 मादा 3 नर थे, ठीक है, 3 नर थे। इसको याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क के बारे में। तो कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में ही है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी या किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है और कहां पर है। तो नागार्जुन सागर जो है देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है और कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश कहां पर है, तमिलनाडु नीचे है, तो तमिलनाडु के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भारत के इधर क्या नाम है, तटीय इलाकों में है। तो उड़ीसा के नीचे अगर आप आ जाते हैं और तमिलनाडु के ऊपर चले जाते हैं तो आंध्र प्रदेश आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैप याद रखिए तो आपको याद रहेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैप में,
ये रहा मैप, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आपको उड़ीसा मिलेगा। ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है पार्क केवुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये भी हमारे एग्जाम में आता रहता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नेम क्या है और कहाँ पर अवस्थित है। तो विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है केवुल लामजाओ है, और यह कहाँ पर अवस्थित है, मणिपुर में। और मणिपुर जो कहाँ पर है, तो मणिपुर सेवन सिस्टर का एक राज्य है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर कहीं पर हैं तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क नहीं, यहाँ पर ये है कि वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात की जा रही है। नेशनल पार्क जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं तो अंडमान में है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको याद ही होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, हरियाणा में है। और हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों, वो है, हरियाणा की राजधानी है तो चंडीगढ़ है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो केरल में है। और केरल भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा, तमिलनाडु के बगल अगर आप चले जाते हैं, तमिलनाडु यहाँ पर मिलेगा, इसके बगल आप जाते हैं तो आपको मिलेगा केरल मिलेगा। थोड़ा से मैप को याद रखिए, जैसे मैं बताता हूँ तो वैसे अगर आप देखें तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को मैप आ रहा होगा वो तुरंत दिमाग वहाँ पर सेट कर ले, दिमाग लगा ले रहा होगा कि अच्छा सर हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, और जिसको नहीं पता होगा वो सोच रहा होगा क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप मैप देखिए, अपने सामने मैप रख लीजिए। अगर आपके पास फ़ोन हो तो किसी का आप फ़ोन ले लीजिए और मैप रख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। वैसे ये सब पूरा पहले ही काम करना चाहिए था, स्टार्टिंग में ही आपको मैप रखना चाहिए था और आपको सारा याद हो जाता, एक एक नेशनल पार्क आपको याद हो जाता। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भगवान श्री कृष्ण को याद रखिएगा, कान्हा उन्हें भी कहा गया है, तो उसके हिसाब से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश भूलिएगा नहीं। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो, या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो 37 मिनट 38 मिनट में एक बार आपका नेशनल पार्क बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए मेरी एक मुख्य विशेषता ये है कि मैं कभी मेन नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे लिए कुछ मेन नहीं होता है, मेरे लिए सिलेबस मेन होता है। मैं हमेशा सिलेबस को ख़त्म करता हूँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, वही मेरे लिए मेन होता है और यही सबसे अच्छी बातें होती हैं। जो व्यक्ति ये समझकर चलता है मुझे सिलेबस कंप्लीट करना अच्छे से, वो व्यक्ति सफलता के नज़दीक होता है। और जो व्यक्ति शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, सोचता है मेन पढ़ लें, तो ये मान के चले वो सफलता के दूर ही रहता है। उसे नहीं पता होता है, उसका 1-2 साल बीत जाता है, तब उसे पता चलता है अच्छा मुझे सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना चाहिए था। अगर मैं एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेता तो निश्चित तौर पर मेरा सिलेक्शन एक ही बार में हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को थोड़ा से, चैनल को थोड़ा से प्रमोट कीजिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कहीं ना कहीं समस्याएं रहेंगी दोस्तों। थोड़ा सा आप सोचिए कि इतना ज़्यादा क्लासेज मैं प्रोवाइड कराता हूँ, इतनी मेहनत करके प्रोवाइड कराता हूँ, ये भी नहीं है कि मैं ऐसे ही आकर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस सोचिए पूरा PDF क्रिएशन होता है, एक एक चीज़ों को एक सब सेट किया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है, इन सब सारी चीज़ों को सेट करने के बाद ही आप तक ये वीडियो पहुँचती हैं। ठीक है, आप सोचिए कि अगर इस तरह से कोई चीज़ें हम पढ़ लें एक बार तो हम कैसे भूलेंगे। और पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाता है, तो फिर आपको थोड़ा से समझना चाहिए हमारे बारे में। बाकी मर्जी आपकी है, करना क्या है आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।